यस। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपको जो है आपका डेफिनेटली ड्रीम कॉलेज उसके बारे में तो आप बताओगे ही। बट कॉन्ग्रेचुलेसन, हम बहुत लेट, ऑल्दो पहले बोल चुके हैं, बट इंटरव्यू बहुत लेट हुआ उसके लिए सॉरी। ठीक है। कुछ काम की वजह से, जैसे मतलब मैं प्लान तो हमेशा करता हूँ कि सारे बच्चों के साथ इंटरव्यू लिया जाएगा, बट कुछ रीजन की वजह से वो बहुत डिले होता जाता है। मतलब कुछ कुछ काम हो, मतलब चलता रहता है, इसकी वजह से बहुत डिले हो गया। तो अगेन आपको सॉरी बोलूंगा, क्योंकि प्लान आपके साथ इंटरव्यू लेने का बहुत पहले से था। और आपने खुद जो है मुझे दो तीन बार भी याद भी दिलाया कि सर इंटरव्यू आप देना चाहते हो। एंड ये चीज डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बोला है कि आपका बेस्ट रैंक नहीं है, तो आपका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बेस्ट रैंक वालों खाली इंटरव्यू लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब हम सारे बच्चों को इंटरव्यू लेना चाहते हैं, बट ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट हमारा क्लासेस डेली रहता है ना, तो सारे टीचर्स अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, इसकी वजह से जो है हम इंटरव्यू नहीं ले पाए। ठीक है। लेट हो गया। एंड सॉरी फॉर दैट। एंड मुझे ये चीज का ना बहुत खुशी एज वेल एज गर्व महसूस हो रहा है कि आपने इतनी बार मुझे जो है खुद से मैसेज भी किया और खुद से जो है मतलब याद भी दिलाया कि सर आई एम लाइक आई वांट टू शेयर माय रिव्यू। ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि कोई स्टूडेंट हमको इतने। आप लास्ट ईयर ज्वाइन किए हो ना? कब आपने ज्वाइन किया आरआई में? सर मैंने आरआई में 2 अटेम्प्ट दिए थे। तो हम्म। जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मेरा क्वालीफाई नहीं हो पाया था। मैं हम्म। वेटिंग में थी। और हम्म। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने लास्ट जो 1 मंथ क्रैश कोर्स था उसमें हम्म। अवेल किया था। और फिर बस जो जैसे स्ट्रेटेजी आपने बताई मैंने बस वही फॉलो किया और मेरा इस बार हुआ है। अच्छा। हम्म। सो लाइक इतने फिर भी मतलब आपने अभी एडमिशन लिया ना, अगस्त के या सितंबर के महीने में एडमिशन यस लिया है? सर, यस सर, यस सर। तो लगभग हमने जो है आपका इंटरव्यू लगभग 6 महीना नहीं ले पाए स्टिल। मतलब आपके अंदर का जो एक तरह से हमारे प्रति जो रेस्पेक्ट है उसके लिए डेफिनेटली थैंक यू। कि मतलब मैं, ऐसा है कि आपका लाइक क्या बोलूं कि मतलब मुझे गिल्ट महसूस हो रहा था कि एक स्टूडेंट है जो अपना रिव्यू शेयर करना चाहती है और हम इंटरव्यू नहीं ले पा रहे। प्रशांत सर इज ऑल्सो हियर। हम बहुत पहले मैंने प्रशांत सर को ये चीज मैसेज भी कर दिया था कि इन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना है, बच्चे खुद से चाहते हैं। ठीक है। नहीं ले पा रहे थे। तो एनीवे, गुड गुड इवनिंग प्रशांत सर। गुड प्रशांत इवनिंग, सर भी गुड हैं इवनिंग, अभी। गुड इवनिंग वर्तिका। गुड हाउ आर यू? इवनिंग सर। तो गुड। गुड इवनिंग। हम लोग ना, हम लोग पूरा जैसे अभी स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्टिंग से। वर्तिका, आप ना, अभी तो आपने बताया कि 2 अटेम्प्ट दिया, लेकिन स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कैसे आपने आरआई के बारे में क्यों लाइक सोचा कि मुझे आरआई में जाना है, या कैसे पता चला, या व्हाट वाज द लाइक पॉइंट, जहां से ट्रिगर पॉइंट, जहां से आपने सोचा कि नहीं मुझे इसके लिए तैयारी करना है। आप अपना जर्नी शेयर करो एक बार। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं इंटरव्यू पर्सनली पहली बार दे रही हूँ और मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए दे रही हूँ जिन्हें लगता है कि उन्हें थोड़ी सी सपोर्ट से उनका सपना पूरा हो सकता है, या फिर उन्हें सही गाइडेंस मिल जाए तो वो अपनी मनपसंद कॉलेज जो है पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच कि मेरा डिसेंट रैंक नहीं है फिर भी आपने मुझे अपना रिव्यू अपना जर्नी शेयर करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम वर्तिका साकले है। मैं एमपी से हूँ और मेरा सिलेक्शन आरआई भोपाल में हुआ है। और मेरा कोर्स बीएड एसएम एलएस ग्रुप में हुआ है। और मैं फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है बीकॉम से कर रही थी। तो मैंने उसी के साथ साथ जो है 12th के बाद डीएलएड में एनरोल किया था। और डीएलएड करते करते मुझे जो है सीटेट में अपीयर होने का मौका मिला। और भगवान की कृपा से मेरा सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों क्वालिफाई हुआ। और फिर मैंने सोचा कि मुझे डीएलएड में जो है लैंग्वेज, जो कि वहाँ पर हिंदी मीडियम था और मैं अकेली इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थी, तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी। और मुझे टीचिंग में ही अपना करियर बनाना था। सो आई डिसाइडेड कि मुझे बीएड जो है अच्छी कॉलेज से करना है। और रिसर्च करते-करते मुझे पता चला रीजनल कॉलेज के बारे में, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो मैंने जो है जब यूट्यूब पर जैसे ही आरआई के बारे में डाला,
तो सर सबसे पहले मुझे आपके वीडियोस और आपका चैनल और मतलब पूरा जो बोलते हैं मेरी फीड पूरी की पूरी डीसीएस लर्निंग से मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मतलब मुझे नेट पे डबल सर्च भी नहीं करना पड़ा कि क्या है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्या नहीं है, एनसीईआरटी क्या है, क्या ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपने इतने अच्छे से समझाया ना कि मतलब वो किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्लस उसपे कोई भी इंसान विश्वास कर सकता है। मतलब हर चीज़ प्रूफ के साथ जो-जो क्वेश्चन्स हमारे मन में आ रहे थे कि आरआई मतलब इतनी दूर कैसे जाएँगे और क्या होगा, क्या नहीं होगा, आपने हर एक क्वेश्चन पर एक वीडियो बनाया है कि मतलब क्या 100% प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा। आपने मतलब हर एक चीज़ बहुत क्लियरली आपने समझाया कि कैसे पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग। इनफैक्ट आपके कुछ-कुछ लेक्चर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलो, बहुत अच्छा लगा आपका लाइक जर्नी शॉर्ट में सुन के। हम थोड़ा और डिटेल में बात करें। आपने बोला बीकॉम किया, राइट? यस सर। बीकॉम के बाद आपने डीएलएड किया, फिर उसके बाद सीटेट क्लियर करके फिर देन आपने बीएड के लिए एग्जाम दिया। यस सर। मतलब आपका सर सीटेट बीकॉम पहले और से। डीएलएड साथ में चल रहा था। अच्छा, तो आपने लाइक 2 ईयर बीएड अभी लैंग्वेज एंड सोशल साइंस मतलब आर्ट्स में ज्वाइन किया है, यस सर। राइट? और आपका सीटेट पहले से ही क्लियर है, दोनों पेपर। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया बात है। मतलब बीएड करने से पहले आपका दोनों पेपर क्लियर है तो बहुत लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होता है। वैसे फिर भी एक बार दे देना, ठीक है? मे बी दिस में बी क्वेश्चंस लाइक, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप बीएड करने से पहले आपका पेपर है या बीएड करते टाइम आपने दिया है। अभी दिया है या कब दिया है आपने? सर सीटेट हाँ हाँ, सीटेट। सर सीटेट मैंने अपने डीएलएड सेकंड ईयर के बाद दिया था। अच्छा, ठीक है। तो उसका ना पेपर 1 काउंट होगा, पेपर 2 काउंट नहीं होगा। हाँ, पेपर 2 के लिए आपको अभी फिर से देना पड़ेगा बीएड करते टाइम। तो अभी जब सीटेट फिर से होगा ना, तो आप डेफिनेटली जो है लाइक फिर से एक बार दे देना, क्योंकि वो वाला डेफिनेटली मे भी क्वेश्चन उठ सकता है कि आप तो बीएड नहीं कर रहे थे। तो एक बार दे देना। हम अभी सीटेट के लिए फिर से मतलब बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, एंड यू आर वेलकम, ठीक है? और उसमें भी डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। तो लाइक आपको डेफिनेटली जैसे, हाँ, एक चीज ऐसा है कि मैं बहुत दिन से मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो उसीलिए मैं कुछ दिनों से आप देखोगे उतना ज्यादा मैं यूट्यूब पे उतना वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो आपको मेरे लिए क्या सजेशन है? क्या मुझे क्या बताना चाहते हो? डेफिनेटली मुझे थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। जैसे बच्चे को मोटिवेशन चाहिए होता है ना पढ़ने के लिए, मुझे मोटिवेशन चाहिए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं वीडियो अभी, मुझे लगता है कि सब कुछ बना दिया है तो बच्चों को सब कुछ मिल जाएगा। बट स्टिल आपका क्या सजेशन है? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच कि आप हम जैसे एस्पिरेंट्स के बारे में इतना सोचते हैं, क्योंकि बहुत कम मतलब चीजें होती है जो आज के ज़माने में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। और सर आपके बारे में मुझे इतना तो पता ही है कि आप खुद जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, तो काफ़ी कम टाइम मिल पाता है कि हम दूसरी चीज़ों में एनरोल हो पाएँ। पर फिर भी आप इतना सोचते हैं, मतलब आप भी मेरी तरह आरआई के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो मतलब बहुत मुश्किल होता है अपने डेली सब चीज़ों से टाइम निकालना, और वो भी दूसरों के लिए। मतलब यूट्यूब पे वीडियो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप हम जैसे स्टूडेंट्स के बारे में सोचकर जो है इतना एफर्ट्स लगाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कोई अपने अपना जैसे बड़ा भाई या बहन है जो आपको सही गाइडेंस दे रहा है। मतलब किसी प्रमोशन के लिए या किसी पैसे का कोई इंटेंशन नहीं है, आपका इंटेंशन केवल यही होता है ना कि हमें सही गाइडेंस देना है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि सर आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा करिए कर रहे हैं एंड कीप इट अप। डेफिनेटली, थैंक यू। देखो, मैं एक चीज तो ऑलरेडी सबको पता होगा, लेकिन मैं शॉर्ट में एक चीज बताना चाहूंगा कि जब मैंने ऐसे नॉर्मली यूट्यूब स्टार्ट किया था कुछ और पर्पस के लिए, लेकिन मुझे लगा कि आरआई में तो कुछ अवेलेबल नहीं है, तब मैंने आरआई के लिए स्टार्ट किया। एंड डेफिनेटली आई कैन से कि हमने कुछ नहीं सोचा था उस टाइम में कि लाइक हमारा पेड कोर्स भी लॉन्च होगा। हमने बस चालू किया कि बच्चों को जितना हेल्प मिलना चाहिए मिले, ठीक है? देन पेड कोर्स इसीलिए स्टार्ट किया गया बिकॉज स्टूडेंट्स ना उतना ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं। यूट्यूब पे कभी देखे कभी नहीं देखेंगे, कभी उनके बारे में हमको नहीं पता चलेगा, और इतना कम सीट है, किसको सिलेक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, प्रॉपर गाइडेंस
लाइक 1000 सीट होता ना तो अलग बात है, 50-50 हम्म। सीट है उसमें, डेफिनेटली यूट्यूब पे पढ़ाना ना मतलब पॉसिबल है, पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं अकेले पढ़ाता तब, मतलब मैं किसी को हायर नहीं कर सकता या कोई हमारा टीम नहीं बना सकते। मुझे जितना टाइम मिलता है उतना पढ़ा सकता हूँ। और आफ्टर जॉब ना मतलब आधा 1 घंटा निकालना भी ना बहुत मुश्किल का काम होता है। मैं रियलाइज किया इस 2 साल में, ठीक है, लाइक 3 साल से लगभग मैं जॉब कर रहा हूँ। तब मैंने ये चीज रियलाइज किया कि पहले आराम से टाइम निकलता था वीडियो बनाने के लिए, अभी उतना टाइम भी नहीं निकला। तो लाइक डेफिनेटली एंड पेड कोर्स से क्या होता है ना, मैं दूसरे टीचर्स को, व्हेन वी आर पेइंग डिफरेंट टीचर्स, तो हम बता पाते हैं, प्रशांत सर भी ये चीज जानते हैं, हम दूसरे टीचर्स को भी या हमारे टीम मेंबर को भी ये चीज हम बता पाते हैं कि देखो बच्चे इतने सारे हैं हमारे, इस तरह से करना है। तो दैट्स ओनली द मोटिव ऑफ पेड कोर्स। अदरवाइज यूट्यूब पे वीडियो बनाना इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन उसको डेली बेसिस पे करना, पर्टिकुलर टाइम में करना, और पूरा सीरियसनेस के साथ करना, और बच्चे अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, वो ट्रैक करना पॉसिबल होता है सिर्फ पेड कोर्स के थ्रू। कुछ लोग अलग सोचते हैं, आपका सोचना डेफिनेटली सही है, बिकॉज आपने इस जर्नी को पूरा देखा है। 2023 से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? 2023 में भी आपको जो है हमने हमारा मटेरियल, मैं अभी देख रहा हूँ आपका मैसेजेस की, मई 2023 में आपको हमारा मटेरियल मिला था, ठीक है, आपने अमेजोन से ऑर्डर किया था। तो आपको चैनल के बारे में पता चला, फिर आपने अमेजोन से ऑर्डर किया, राइट? या यस अमेजोन सर। से पाया? अच्छा। सर आपके फिर वीडियोस के थ्रू जो एक वीडियो है जिसमें 30 डेज स्ट्रेटेजी आपने शेयर किया है, और हम्म, आई गेस मैंने 2 महीने ही प्रिपरेशन किया था जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम दिया था। तब मुझे राइट। रीजनिंग वगैरह कुछ नहीं आता था, और पर्सनली मुझे इतना डिफिकल्ट लगता था ना कि इंग्लिश ऐसा पढ़ा नहीं है कभी कॉम्पिटिटिव लेवल का। और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बहुत टफ लगते थे, क्योंकि सर हर एक क्वेश्चन ना अलग है, उसका लॉजिक अलग लगता है। तो 2 महीने में करना पॉसिबल नहीं था। देन आई सो कि आपने जो है एक वीडियो बनाया जिसमें 30 डेज स्ट्रेटेजी आपने डिस्क्राइब की है। तो मैंने सोचा कि मैं केवल ये वीडियो देखूंगी और इसको फॉलो करूंगी। तो मैंने देखा कि आपने जो है पूरा सिलेबस, क्योंकि डिटेल में नहीं दिया है हमारे पास टॉपिक वाइज, तो डिटेल में सिलेबस मुझे यहाँ पर दिखा, और मैंने नोट्स देखे और उसके रिव्यूज देखे अमेजोन पे। और मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैंने देखा अमेज़न से बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाएगा, मैंने ऑर्डर कर लिया। और वो बुक्स इतनी अच्छी है कि मेरा फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम है, और सर लिटरली दिस बुक्स आर हेल्पिंग मी। अभी अभी भी आपको काम कर रहे हैं क्या? अरे यस सर। बहुत 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 डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा कि जब जो भी हमारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू देते हैं, एंड ये चीज जब बोलते हैं कि सर मुझे ये चीज हेल्प करता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंटेंशन ही ये वही था। मतलब नहीं तो ये बुक में बेसिक इंट्रोडक्शन देने का कोई जरूरत नहीं था, खाली हम एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन से स्टार्ट कर सकते थे। बेसिक एजुकेशन, बेसिक दिया हुआ है इसीलिए बिकॉज वो आपको इवन सीटेड में भी काम में आएगा, और नेट की एग्जाम में भी काम में आएगा, काफी सारा चीज नेट के साथ भी सिमिलर है। तो बहुत अच्छा लगा। हुँ। एंड आपने उसके बाद जो है फिर डेफिनेटली आपने ज्वाइन भी किया था हमारा कोर्स कम टाइम के लिए, बट पहला अटेम्प्ट में क्या दिक्कत हुआ था आपका? सर पहला जो मेरा अटेम्प्ट था, उसमें 2 महीने मैं जो आपने है, प्रिपरेशन किए थे, वो तो एक है कि सर 2 महीना मेरा, बहुत कम है। हाँ, 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 सर बहुत बहुत कम तो नहीं कह सकते, हाँ। क्योंकि मैंने इस बार भी जो है 2 ढाई महीने ही प्रैक्टिस की, पर इस बार मुझे डायरेक्शन पता था। पहले मेरे साथ हम्म, ये चीज़ थी जब मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, मेरे पास हम्म, मटेरियल था, पर जैसे यहाँ पर जब मैंने कोर्स लिया था, तो मेरी जो है प्रिपरेशन हो गई थी, देन रिवीजन मेरा काफ़ी हुआ। रिवीजन के साथ-साथ सर जो आपने टाइम दिया था ना कि 9 बजे से टेस्ट आ जाएगा और आपको इतने टाइम में टेस्ट अटेम्प्ट करना है, फिर आपकी रैंक लगेगी। तो उस तरह से मैंने जो है काफ़ी पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए थे। तो मुझे एग्ज़ाम को लेकर कोई डर नहीं था। और जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे साथ यही सीन था कि मेरे को कॉम्पिटिटिव को लेकर के कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं था। प्लस मेरे पास कोई सही गाइडेंस नहीं था, मटेरियल ज़रूर था, उस टाइम पर भी मेरा जो कि मैं पेडागोजी से फ़ैमिलियर थी, इंग्लिश और इंग्लिश भी ठीक-ठाक था, बट रीज़निंग में मेरा स्कोर सही नहीं आया था पहली बार। तो इस बार मेरा रीज़निंग भी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, रीज़निंग पे मैंने जितनी बार सर से क्वेश्चन पूछे, मतलब मैं जब आरआई भोपाल में आई ना, आधे से ज़्यादा बच्चे मुझे जानते थे। इसलिए क्योंकि मैं प्रशांत सर की क्लास में इतने क्वेश्चन्स पूछती थी, और थैंक यू सर, आपने मतलब मेरा हर एक डाउट क्लियर की। मेरे अधिकतर फ्रेंड्स लर्निंग से ही बने।
वेलकम, वेलकम। तो डेफिनेटली मतलब ये चीज तो मैं प्रशांत सर को ये क्रेडिट दूंगा कि ही वर्कड वेरी हार्ड, रियली बहुत उन्होंने मेहनत किया। और इट थैंक वाज यू आवर सर। स्ट्रेटेजी ऑल्सो, ये हमारा स्ट्रेटेजी था कि पहला जो 2022 में जो बच्चे ने मतलब एग्जाम दिया था उस टाइम में रीजनिंग थोड़ा सा बच्चों का प्रॉब्लम था, तो हमने बैठ के एनालिस किया कि क्या दिक्कत है। फिर हमने सोचा कि चलो रीजनिंग को सबसे ज्यादा टाइम देते हैं बिकॉज लेंदी सिलेबस भी है और बच्चों का बहुत सारा डाउट है। तो इट वाज आवर स्ट्रेटेजी एंड प्रशांत सर ने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपना बेस्ट दे के निभाया, तो डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू हिम। एंड हाँ तो वर्तिका, हाँ बहुत सारा बात करेंगे लेकिन मैं एक चीज आपको पूछूंगा कि आपने एक साल बाद सीधा ज्वाइन किया, मतलब पहले आपने स्टडी मटेरियल लिया मई के महीने में, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर मई के महीने में आपने कोर्स ज्वाइन किया, वो भी अगेन 2 मंथ्स के लिए, राइट? यस सर। तो उस एक साल आप क्या कर रहे थे उस टाइम में? सर एक्चुअली मेरा मास्टर्स चल रहा था और मेरे पास जो है मैं टाइम चाह कर भी निकाल नहीं पा रही थी। था तो मेरा कि मुझे आरआई भोपाल जाना ही है, पर मैं जो एक होता है ना कि मेहनत करने के लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए, सही सही डायरेक्शन के साथ-साथ आप जो मतलब आपको बता तो दिया किसी ने कि ये स्ट्रैटेजी है, पर आप उस पे काम नहीं कर पा रहे। तो मेरे पास बस यही था कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था और मेरे मास्टर्स के इंटरनल्स, एग्ज़ाम ये सब इतना चल रहा था ना, तो मुझे उस टाइम पर बहुत अच्छा लगा कि एक बैच आया जो मेरे लिए है और जैसे ही आया मैंने उसके दूसरे ही दिन जो है परचेज़ कर लिया था। लास्ट 2 मंथ्स के लिए, राइट? तो आपने हुँ। पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है? सर पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स चल रहा है, अच्छा, अच्छा। चलो डिस्टेंस लर्निंग। बहुत बढ़िया है। आगे जाके आप जो है इकोनॉमिक्स के अच्छा प्रोफेसर बनो, हम चाहेंगे डेफिनेटली। और भी आगे मेहनत करना, ठीक है? नेट वगैरह एग्जाम के लिए भी तैयारी करते रहना बिकॉज आपने इकोनॉमिक्स किया है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऑल दो, बट अच्छे से ये करना। यस प्रशांत सर, आप कुछ सवाल पूछिए देन फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। सर ऐसे सवाल तो कुछ नहीं है, बट वर्तिका को फिर से देख के अच्छा लगा मुझे। बाकी यू हैव अ वाइड रेंज ऑफ डिग्रीज, जैसे मुझे पता चल रहा है। यू हैव अ बीकॉम, यू हैव अ इकोनॉमिक मास्टर्स, यू हैव अ डीएलएड, यू आर डूइंग अ बीएड। सो ये जितनी सारी लर्निंग्स है, मुझे लगता है कि आप अगर एक जगह पे अप्लाई करेंगे, देन यू आर डिस्टेंट टू बी ए गुड टीचर। यू आर एट द बेस्ट प्लेस वेयर द बेस्ट टीचर्स आर मेकिंग इन इंडिया, इन आवर कंट्री। तो यूज दैट अपॉर्चुनिटी, यूज दैट प्लेस का जो पोटेंशियल है उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। देन वी विल सी यू इन डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। हम लोग कोशिश करेंगे उसके लिए। आपको जो भी मदद की जरूरत होगी इन द ड्यू कोर्स, इन द पाथ, जो भी जरूरत की ये होगी, जो भी मदद की हेल्प की नीड होगी, वी आर ऑलवेज देयर। कभी घबराना मत कि मैं अभी तो मैं पढ़ नहीं रही हूँ तो क्यों पूछूं। देयर इज नथिंग लाइक दैट, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। बाकी we are planning to meet RI Bhopal. So we are, like very enthusiastic to meet you people all there. जैसे सौम्या है उधर, आई गेस, फिर आप है। यस सर। यस हाँ। सर, सौम्या सौम्या मिश्रा को मैं जानती हूँ। यस, यस। इनफैक्ट जिस दिन उसका इंटरव्यू हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उसका इंटरव्यू लिया, उसने मुझे बताया भी कि वो डीसीएस लर्निंग से है। वो पहली इंसान थी हम्म। जिससे मैं मिली थी जिसने डीसीएस लर्निंग को ज्वाइन किया था। ओके। तो और वी आर आपके प्लानिंग टू क्लासमेट्स। बी देयर। हम जाने का, दोनों क्लासमेट हो, दोनों का आर्ट्स है ना? यस सर। अच्छा। आपके आपके बैच में और कितने हैं डिजिटल लर्निंग से पढ़े हुए? सर काफ़ी बच्चे हैं, मतलब नॉट इन द बीएड, but if we talk about B.Ed M.Ed integrated group, there are also many people who have took batch and the guidance from the DCS learning. इसके अलावा ITEP में भी जो हमारे सीनियर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं। मतलब यहाँ पे एक ऐसा इंसान आप बोलेंगे ना कि कोई एक इंसान ढूंढ के बता दो जिसे डीसीएस लर्निंग के बारे में नहीं पता। यहाँ पे सभी को डीसीएस लर्निंग के बारे में पता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डीसीएस लर्निंग के छोटे-छोटे ग्रुप्स से एक दूसरे को जानते थे। देन फिर हम लोग जो है यहाँ पर आए तो हम मिले। हमारी क्लासेस अलग है हम्म। बट फिर भी हम लोग फ्रेंड्स हैं। हम्म। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मैं इस आपके इंटरव्यू के थ्रू एक चीज बताना चाहूंगा ना, कुछ कुछ जैसे आ रही भुवनेश्वर हमने विजिट किया है, ठीक है?
तो बच्चे ना इनिशियली बहुत ये करते हैं, लाइक सर, मतलब बहुत क्रेडिट देते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे ना कुछ दिन बाद उनको उनके दोस्त लोग बोलने लगते हैं कि अरे आरआई के लिए भी कोचिंग चाहिए क्या, मतलब उनको पता है, ऑल दो उनको, वो भी जानते हैं हमको, ठीक है, कोई ना कहीं से वो उनके हमारे बारे में उनको पता होगा, स्टिल वो उनको ये करते हैं कि इसके लिए भी कोई कोचिंग चाहिए, तो उनको ना उसके बाद बोलने में ये लगता है कि मतलब हम डिजिटल लर्निंग से पढ़े हैं, ताकि उनको कोई ये ना बोल के चिढ़ाए कि आपने कोचिंग करके आए हो, हम तो बिना कोचिंग के आ गए। तो क्या ऐसा सोचना सही है, या बिल्कुल जो है आपको इस चीज का गर्व होना चाहिए, या फिर ये जो कम्युनिटी, भले वो कोचिंग अलग बात है, लेकिन जो कम्युनिटी के थ्रू आपको पहले से किसी को जानते थे, या आते ही तो उनके साथ दोस्ती हो गया क्योंकि आप कोई प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े थे, तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है। आपका क्या सोचना है इसके बारे में? डेफिनेटली सर, जो सिचुएशन आप बोल रहे हैं मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस की है। इनफैक्ट हम्म। कई लोग तो ये बोल देते हैं कि अरे मैं तो आरआई भोपाल यूं ही मिल गया, मेरे तो क्या, मैंने तो एक दिन पढ़ा था, या मेरे लिए तो बहुत आसान था ये एग्जाम निकालना। लेकिन सर मुझे पर्सनली ये लगता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मेरी तरह सपना रखते हैं कि नहीं, मुझे केवल एक सीट चाहिए, मुझे एग्जैक्टली। अपनी एक सीट बनाना है इस कॉलेज में। और सर मुझे लगता है शायद उन्होंने इतने एफर्ट्स नहीं डाले, या फिर उन्हें हो सकता है उन्होंने बहुत मेहनत की हो या नहीं भी की हो, पर उन्हें आसानी से वो सीट मिल गई तो उन्हें नहीं पता। पर सर मैं उस पर्सनली बताऊँ तो मेरा ये था ना, कि मैंने आपसे इससे पहले भी बताया कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ और मेरा सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। तो मैं उन्हीं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों का क्लियर हो गया, हो सकता है आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं हो, आप वेल एंड गुड इतने सक्षम हो, भगवान करे आप और सक्षम बने। पर जिन्हें ज़रूरत होती है, जब आपकी हेल्प कोई कर रहा है या आपको हेल्प मिली है, सो प्लीज़ रिस्पेक्ट इट। और मैं तो पर्सनली अपने टीचर्स का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मुझे डीसीएस लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म का भी बहुत जो है, मतलब मैं हमेशा, हमेशा थैंक यू बोलूँगी। इस इंटरव्यू के लिए नहीं, इनफैक्ट मैंने काफ़ी मैसेजेस के थ्रू भी सर आपको थैंक यू बोला है। क्योंकि मुझे पर्सनली ये जो है मेहनत जो आपने की है, मुझे वो लगा कि नहीं, बहुत मेहनत कर रहे हैं सर टीचर्स अपने लिए। इनफैक्ट वो चीज़ हमें दिख भी रही है और हमने भी मेहनत की। आपके साथ के बगैर ये एग्जैक्टली। मेरे लिए बहुत एग्जैक्टली। मुश्किल था कि मैं आरआई भोपाल में आऊँ। तो काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें सीट नहीं मिलती है, और जिन्हें मिल गई है तो वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या जिन्हें कोई प्लेटफ़ॉर्म से मिल रही है तो प्लीज़ उस प्लेटफ़ॉर्म की रिस्पेक्ट करो। जब आप उस प्लेटफ़ॉर्म पर थे, आपकी काफ़ी हेल्प की गई है। इनफैक्ट आपने भी कुछ सोच समझ के ही उस प्लेटफ़ॉर्म से हेल्प ली है ना? एग्जैक्टली, नहीं तो फिर क्यों लेते? आपको अगर जरूरत नहीं हुँ, पड़ता, आपको अगर हुँ, ऐसे ही, आपको भी अगर ऐसे ही होता तो फिर क्यों लेते? देयर इज अ प्रॉब्लम। जब मैं खुद आरआई में था, तब से मैं आरआई में पढ़ा, मतलब कि यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। आई ऑलमोस्ट मैं 3 साल, जब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में था, तो उस टाइम से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने जो चीज एक्सपीरियंस किया है कि जैसे मेरे बैच या फिर मेरे जो इमीडिएट सेकंड ईयर बैच था, तो उसमें उतने ज्यादा डिसीजन लर्निंग के स्टूडेंट्स नहीं थे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को बहुत ये नहीं कर रहा हूँ, डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे ऑनेस्टली फील हुआ है कि आरआई जो सीट मैट्रिक्स रखता है, दैट इज वेरी डाइवर्स। ओके, क्रैकिंग दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब कि आप अगर टॉप 10 में भी आ जाते हो फॉर सर्टेन थिंग, तो भी आपका सिलेक्शन मतलब कि ना भी हो सकता है। टॉप 10 इज नथिंग। आप टॉप 3 टॉप 2 में आओगे तो आपका कुछ बन सकता है, देर इज अ चांस। इवन ऐसा भी होता है कि टॉप 2 में आके भी किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। एक पर्टिकुलर कैटेगरी का, एक पर्टिकुलर स्टेट का, एक पर्टिकुलर कैटेगरी का 2 सीट नहीं है, तो आपको वहां पे नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे ही कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जहाँ पे कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे कंपटीशन कम है। तो वी आर ट्राइंग टू रीच दैट लेवल, दैट सरफेस लेवल, जहाँ पे हम लोग ये कंपटीशन तैयार कर सकते हैं। और मैट्रिक्स के मेरिट के हिसाब से हम लोग अच्छे स्टूडेंट्स, देखिए 50 स्टूडेंट 50 लड़के या फिर 50 सीट फिल हो जाएगी एनी हाउ, क्योंकि इतने तो देते हैं एग्जाम, तो वो तो फिल हो जाएगी। बट हमारा जो, जब मैं पढ़ रहा था वहां पे, तो मेरा ये हमेशा डिसीजन लर्निंग के थ्रू मतलब कि ये कोशिश था कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो ये गाइडेंस, ये माहौल, ये एनवायरनमेंट एक्चुअली में हेल्प कर सकते हैं, वो लोग आ पाए। वो लोग कैसे आ पाएंगे? जब इस चीज में कंपटीशन क्लियर तैयार होगा। ये चीज अगर अवेयरनेस नहीं था, मैं जब जेएनवी में था या फिर केबी में, ये चीज का अवेयरनेस होती है क्योंकि वहां पे टीचर जाते हैं। बाकी जैसे
सर को भी पता होगा कि हम लोग अभी बहुत रूरल एरिया में पहुंच पाए हैं, जहाँ पे लोगों को जेएनबी या फिर केबी के बारे में नहीं पता है, स्टिल दे नो अबाउट आरआई थ्रू अस, थ्रू यूट्यूब, थ्रू डीसीएस लर्निंग। तो हम लोग उस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा पहुंच पाए हैं, 1% 2% पहुंच पाए हैं। हम लोग और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे अच्छे बच्चे जो लोग एक्चुअली में इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की जरूरत है, या फिर उन लोगों को इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की जरूरत है, वो लोग वहां पे पहुंच पाए। तो वी आर डूइंग फॉर दैट। तो देखिए, ग्रेटिट्यूड वी कैन नॉट क्रिएट। किसी पर्टिकुलर चीज को आप हेल्प लिए हैं, उसके प्रति आपका ग्रेटिट्यूड होना या ना होना, दैट इज इनबिल्ट, वो आपके अंदर से आएगी, वो हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। तो इफ यू आर नॉट, मतलब कि क्रेडिट हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हम लोग कभी भी, हम लोग 3 साल से 4 साल से हम लोग इंटरव्यू किए ही नहीं है। दिस इज आवर फर्स्ट ईयर जब हम लोग क्रेडिट, थोड़ा सा हाँ ये चीज कर क्रेडिट रहे का हैं। जरूरत होता है ना, तो हम तो ना मतलब सारे एग्जैक्टली, आरए में घूम घूम के एडवर्टाइज करते रहते हाँ, कि देखो हमारे बच्चे, इवन देखो हम हमारे लोग बच्चे। एक हमारा बार भी हम लोग फोकस भुवनेश्वर हमेशा है में कि गए हैं, बहुत कॉन्टिन्यूअसली ये ज्यादा चीज को प्रमोट हम लोग इस नहीं बार, किए हैं। हाँ राइट, इस बार भी जैसे हम लोग अरे भुवनेश्वर गए थे, हमारे साथ जितने भी बच्चे थे लाइक 10-15 बच्चे मिलने आए थे। बाकी बहुत सारे बच्चे ना उनका मल्टीकल्चरल या कुछ प्रोग्राम में वो लोग थे, कुछ कुछ, इन्वॉल्व हाँ। थे। होता तो उन 10-15 बच्चों के साथ भी बैठ के इंटरव्यू कर सकते थे। बट हम जब आर भुवनेश्वर विजिट किए थे, सिर्फ उनसे मिलने के लिए विजिट किए थे, ना कि कोई एडवर्टाइजमेंट करने के ना लिए। कि वो कोई वो वो, एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो सिर्फ एग्जैक्टली। हमारा व्हाट्सएप स्टेटस में है और कहीं उन्होंने अवेलेबल नहीं किया है, ताकि वो एडवर्टाइजमेंट ना लगे किसी को। बिकॉज सोल पर्पज आपके पास भी जाएंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव वही रहेगा कि आपसे मिले। ठीक है। हाँ, ऑल दो मतलब ये चीज ऐसा है कि मतलब मैं ये बोलूंगा कि जस्ट जो बच्चा लाइक मतलब जिसको लगता है ना मैं एक दिन 2 दिन में पढ़ के आ गया हूँ ना, वो उसको इस सीट का अहमियत पता नहीं होगा। ठीक है। और एग्जैक्टली। वो दूसरे को इस सीट का अहमियत नहीं बता सकता। दूसरा चीज, वो आरआई का अहमियत अपने लाइफ में समझ नहीं पाएगा। जो बच्चा जिसको लगता है मुझे बहुत इजीली मिल गया है, वो बच्चा आरआई का अहमियत लास्ट तक नहीं समझ पाएगा। ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैं ये पूरा एक्सेप्ट करता हूँ इस मतलब आपके इंटरव्यू के थ्रू कि मुझे अपने 4 साल तक आरए का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आया। ठीक है। नहीं समझ में आया क्योंकि मैं कोई जेएनवी से नहीं था। ठीक है। मुझे सडनली पता चला आरए के बारे में, 2-3 दिन मेहनत करके मेरा आरए में सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब मैं एंड पॉइंट पे, जब मैं आरए का अहमियत समझा, मतलब कैसे समझ में आया आरए का, जब मैं गया तब भी मैं मेडिकल का तैयारी कर रहा था, 1 साल फिर से मैंने एग्जाम दिया। तो मुझे अहमियत पता नहीं था। ठीक है। लेकिन मुझे कोई पढ़ाया होता ना कि देखो आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तब उस एग्जाम का अहमियत पता होता। मुझे आरआई का अहमियत इसीलिए पता चला बिकॉज आरआई ने मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। मैंने घर से एक पैसा नहीं लिया फर्स्ट सेमेस्टर के बाद या फर्स्ट ईयर के बाद, बिकॉज मुझे आरआई का अहमियत पता चला कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं, आराम से जाके ट्यूशन पढ़ा सकते हो, अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। मेरा मैक्सिमम एग्जाम मैं निकाल पाया बिकॉज वो सैटरडे संडे मुझे टाइम मिलता था। ठीक है। तो एनीवे जिसको अहमियत समझ में नहीं आता ना, उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है इस चीज का। बट ये मैं बताऊंगा कि आज भी मुझे जितने जो जो टीचर ने जो जो मुझे पढ़ाया, आज भी मुझे याद है। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ, इस चीज का ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ। एंड आपके आपकी आंखों से, आपके इमोशन से पता चल रहा है कि आप कितने ज्यादा जो है मतलब इस चीज को लाइक इंटरनली इनकलकेट किए हो कि टीचिंग का क्या वैल्यू है। तो आपने एज ए टीचर, आप डेफिनेटली अपनी जिंदगी में एक अच्छा टीचर बनोगे, क्योंकि आप टीचिंग का अहमियत समझते हो। मतलब कि कोई आपको गाइड करता है, भले वो आपके भाई हो, बहन हो, या कोई भी एल्डर हो, उस गाइडेंस का अहमियत समझते हो। तो आई डेफिनेटली प्रे टू गॉड कि आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बने। एंड आप थैंक यू क्योंकि सर। इकोनॉमिक्स, वेलकम, आप क्योंकि इकोनॉमिक्स लिए हो ना, तो डेफिनेटली हमारे डिस्टेंस लर्निंग में इकोनॉमिक्स टीचर का भी हम लोग जो है तलाश करते रहते हैं बीच में। आपको डेफिनेटली हम कभी ना कभी अपने आप इनवाइट करेंगे। ठीक है। पढ़ाने के श्योर लिए हमारे सर। स्टूडेंट्स को आप हेल्प करना। ठीक है। और जी। तो और भी मैं कुछ कुछ चीजें, क्योंकि आपने लगभग 2 महीने का प्रिपरेशन किया, तो आपने पूरा हमारा मैक्सिमम एफर्ट देखा होगा। क्योंकि साल यस भर में सर। तो हम धीरे धीरे करके हम एफर्ट्स बढ़ाते हैं। लास्ट 2 महीना में एफर्ट्स पूरा पीक पे पहुंच जाता है, दिन में 4-5 घंटे भी क्लास होता है। तो उस 2 महीने का जो है जर्नी के बारे में भी एक बार बताओ। क्या क्या आपने, सर जैसे आपने मैं एक चीज तो बता अपनी दिया कि टेस्ट सीरीज। हाँ हाँ, यस। सर मैं अपनी जर्नी को 3 फेज में डिवाइड करके बताना चाहूंगी। एक मेरा डे 1, और जो बाकी सब दिन थे वो, और इसके अलावा जो ग्रुप्स बने थे, और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस। तो जो मेरा डे 1 था, और मुझे याद है कि डे 1 पर हमारा 2 क्लास हुआ था, जिसमें से एक रीजनिंग का था। और मुझे लगा कि सभी जो बच्चे हैं वो हमारी ही तरह होंगे, बट नहीं, जो बच्चे साल भर मेहनत कर रहे थे
मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, बता रही हूँ बस। जो बच्चे साल भर मेहनत कर रहे थे, उनका सिलेबस क्योंकि एक बार हो गया था। तो मैं पर्सनली ये चीज़ देख पा रही थी कि जिस कॉन्फिडेंस से वो चीज़ें सॉल्व कर रहे थे, उस पॉइंट पे तो लग रहा था कि हमारा कुछ प्रिपरेशन नहीं है और इनमें से ही बच्चे जो है सिलेक्ट हो जाएँगे। मुझे लग रहा था कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, डे 1 पर बैच में। फिर प्रशांत सर का पहला क्लास था और सर ने जो हम लोगों को सबसे पहले तो एकदम नॉर्मलाइज़ करा। सर ने कहा कि आप लोगों को डाउट्स पूछना है, अगर आपको डाउट लग रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डाउट क्लासेस ले सकता हूँ मैं। और सर ने एकदम मतलब यूँ कर दिया कि मैं बता रहा हूँ, तुम उस रास्ते पर चलो, चलोगे तो सक्सेस मिलेगी। तो बस हमने वही किया और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो डे 1 पर एक चीज़ ये क्लियर हो गई थी। इसके अलावा सर ने ये भी बोला था कि मेरा सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको कैसे करना है, क्या करना है, ये सब जो है मैं देख लूँगा, आपको केवल पढ़ना है। तो दिमाग में एक चीज़ तो आ गई थी कि चलो, एक जो पिछले साल था कि खुद ही जो है नोट्स ढूँढ रहे हैं, खुद ही मेहनत कर रहे हैं, खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। जैसे अभी पढ़ने का मन नहीं है तो स्किप कर दिया। पर बैच मिल गया तो ऐसा नहीं कर सकती थी ना मैं। मुझे तो अब सब कुछ जो है रेडीमेड मिल गया है, बस मुझे मेहनत करनी है। तो डे 1 पर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया कि हो जाएगा। फिर धीरे-धीरे मैं क्लासेस लेती थी और कई बार मैं क्लास नहीं ले पाती थी, तो मुझे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता था और कई बार ऐसा हुआ है मैं दूसरे सब्जेक्ट में तो इतने डाउट्स नहीं दिए किसी टीचर को इतना नहीं परेशान करी, जितना मैंने रीज़निंग में सर को बहुत परेशान किया है। तो मैं सर को डाउट भेजती थी और इनफैक्ट मैं जो एक हमारा ग्रुप था जिसमें हम डाउट सॉल्व करते थे, उसमें भी डाउट्स भेजती थी। तो सर के पहले डाउट सॉल्व करके मेरे पास आ जाते थे। अब मुझे नहीं समझ में आता था, मैं फिर से पूछती थी। इस तरह से मैंने रीज़निंग में जो है रीज़निंग की क्लासेस अटेंड की और जो सर क्वेश्चन्स भेजते थे प्रैक्टिस के लिए वो किए और हमारा ये जो डीसीएस लर्निंग का मटेरियल है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप क्लासेस के बाद जो है पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। मल्टीपल रिविजन्स और जो लास्ट 1 वीक में जो टेस्ट हुए थे और रिवीजन जो हमारे हो रहे थे, डाउट क्लासेस जो हो रही थी, वो जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इस बैच का। जिसमें कि मेरे सारे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन्स थे या कुछ क्वेश्चन्स ऐसे थे जिनमें सारे ऑप्शन सही लग सर आपने जैसे बताया था ना कि एलिमिनेशन मेथड से या कुछ कीवर्ड्स है जिन्हें आपको ढूँढना है या नेगेटिव वर्ड्स को अवॉइड करना है, इस तरह की कुछ-कुछ चीज़ें पता चली। तो उससे मुझे समझ में आया कि हाँ, हम कैसे जो है मार्क्स को कटने से बचा सकते हैं। तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो वो क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल थी। फिर जो टेस्ट सीरीज़ था उसमें ये समझ में आया कि पहला ओएमआर शीट पर कैसे काम करना है, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। दूसरा एक चीज़ ये आ गई थी कि कितने सब टाइम में इस सब्जेक्ट को निपटाना है। क्योंकि रीज़निंग में टाइम लगता है पर हम उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। अगर हम उसमें ज़्यादा टाइम देंगे, तो फिर हम इंग्लिश और हमारा जो सीडीपी है, उसमें कम टाइम दे पाएँगे। तो टाइम मैनेजमेंट होने लगा और कहीं न जो टेस्ट के बाद एक रैंक रिलीज़ होता था, उसमें अपनी रैंक देख के हमें पता चल जाता था कि नहीं यार, हम कितना पानी में हैं और कितनी मेहनत करनी है। तो ये हुँ। जो 2 महीने जो मेहनत डीसीएस लर्निंग के थ्रू मतलब उन्होंने ही हमें बताया कैसे क्या करना है, क्या नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं इससे पहले भी मेहनत कर रही थी, पर हो सकता है मेरा डायरेक्शन गलत था या मेरा करने का तरीका सही नहीं था, तो मुझे उस टाइम पर ऑफ कोर्स मेरा एडमिशन नहीं हुआ। बट जब मैंने सही डायरेक्शन में और सही तरह से मेहनत की, तो मेरा एडमिशन हो गया और मैं अभी आरआई भोपाल में हूँ। चलो, मैं वेरी यहाँ गुड। पे ना एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो, दो चीज होता है, एक तो हार्ड वर्क, दूसरा लक। ठीक है। जो लक में पहुंच जाते हैं ना, उनको काफी मेहनत करना पड़ता है। मतलब मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं लक से मुझे मिला, मतलब ऐसा नहीं कि लक की वजह से मिला। मेहनत तो किया था, मेडिकल वगैरह का तैयारी वगैरह करते थे, जेई का थोड़ा बहुत तैयारी किया था। उस वो मुझे हेल्प किया था 12th के बाद मैंने इंटीग्रेटेड बीएड करने के लिए। लेकिन मैं साइंस से जब आर्ट्स में आया ना, मुझे काफी मेहनत करना पड़ा। मतलब पूरा 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी, जो दूसरों को पता था, जो वो लोग जेएनवी से थे, मैं स्टेट बोर्ड से था, मुझे एनसीईआरटी के बारे में कुछ नहीं पता था। बहुत मेहनत करना पड़ा, तो मैंने आरए में आने के बाद हार्ड वर्क एक्चुअली सीखा। ठीक है। लेकिन आप लोग, मतलब जो लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जर्नी में, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस। दो चीज होता है, हार्ड वर्क और लक। जो लक से पहुंच जाते हैं ना, वो अहमियत नहीं समझ पाते, या फिर वो मतलब हर एक चीज को उस हिसाब से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो इंसान हार्ड वर्क किया है और लक फैक्टर उसके साथ है, तो
डेफिनेटली वो ना बेटर एनालिसिस कर सकता है चीजों को, और एग्जाम एक एग्जाम में सक्सेसफुल होगा तो नेक्स्ट उसका कॉन्फिडेंस और धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। आपके साथ भी ये चीज होगा कि आप धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, बिकॉज आपने हार्ड वर्क करना सीखा है। कोई हार्ड वर्क करना नहीं सीखा ना तो लेट सीखेगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली यही चीज मैं बता रहा था कि राइट। मैं क्लास में भी ये चीज बताता हूँ कि आरआई में होना या ना होना, मतलब कि ये हम लोग को हमेशा अपने लाइफ में ये करना है कि होना या ना होना एक बहुत छोटी चीज है। मान लीजिए नहीं हुआ, तो मैं जिस तरह से आप लोगों को कराता हूँ, या फिर आपका अगर आपके अंदर अगर ये मेहनत करने की जो एक ये है, एबिलिटी है, आप अगर उसको जानोगे कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो भले ही आरआई ना हो। मेरे बहुत स्टूडेंट हैं जिनका आरआई हुआ है, उससे भी बहुत स्टूडेंट है जिनका आरआई नहीं हुआ है। एंड मैं बहुत अभी भी कांटेक्ट में हूँ उन लोग के। इवन मैं इस बार भुवनेश्वर गया था तो उन लोग से मिला, तो वो लोग बोलते थे कि नहीं सर, मुझे ये कॉन्फिडेंस तो आया कि मैं कर सकता हूँ। एक दो के लिए छूटा हो, बट मेरा इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकता हूँ। तो एक हार्ड वर्किंग का जो हैबिट होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई हार्ड ये वर्क चीज मैं भी करके, क्लास में बताता हूँ कि हो या ना हो, कीप हार्ड वर्किंग। हाँ हार्ड वर्क कोई करना सीख जाता है ना तो उसको डेफिनेटली पहले तो बुरा लगेगा, कोई हार्ड वर्क किया उसका सक्सेस नहीं हो पाया तो डेफिनेटली बुरा लगता है। बट उसके अंदर डिटर्मिनेशन रहता है कि नहीं, अगेन हम जो है लड़के इसको ये करेंगे। कोई लक से करता है तो लक से अगर कोई ट्राई मतलब कोई हार्ड वर्क नहीं किया है और अपने लक के ऊपर है ना, तो नेक्स्ट बार वो सोचेगा कि चलो नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, देखेंगे, नहीं देख, वो उतना सीरियस नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हम प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी सिंपल अब आपके आरआई के बारे में बात करेंगे। वी विल डेफिनेटली विजिट वेरी सून टू योर आरआई। ठीक है, तो हम हमारा प्लानिंग है, हो सकता है 2-3 महीने के अंदर हम पहुंच जाएं, इस सेमेस्टर के पहले पहुंच जाएं आपका। तो हाँ, मुझे जानना है थोड़ा सा आरआई के बारे में, कि आपका कितना हॉस्टल है। आप आरआई भोपाल में कितने हॉस्टल्स हैं आपको पता है? सर आरआई भोपाल में बॉयज के लिए 2 हॉस्टल अवेलेबल है। इसके अलावा गर्ल्स के लिए 3 हॉस्टल अवेलेबल है। और सुनने में आ रहा है कि कुछ हॉस्टल्स जो है बन रहे हैं। इसके अलावा हॉस्टल जो फैसिलिटी है वो स्टूडेंट्स के लिए है। हम देखेंगे तो यहाँ पर गेस्ट हाउस भी है जो कि पेरेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं, या फिर जैसे कोई रहने आए या इमरजेंसी में किसी को चाहिए तो गेस्ट हाउस भी अवेलेबल है। यहाँ पर 2 गेस्ट हाउस भी है। राइट। अच्छा। तो आप आपके हॉस्टल में जैसे, हाँ, गर्ल्स हॉस्टल का नाम एक बार बता दो, क्या क्या नाम है हॉस्टल्स के? सर यहाँ पर 2 गर्ल्स हॉस्टल है, विनय निकेतन, शांति निकेतन और ज्ञान। अच्छा। सर अच्छा। मुझे उस हॉस्टल का पूरा नाम नहीं पता, उसे हम ज्ञान निकेतन कहते हैं। अच्छा, और बॉयज हॉस्टल हम्म। का नाम क्या क्या है? सर बॉयज के लिए 2 हॉस्टल है, कीर्ति निकेतन और विद्या निकेतन। चलो, बहुत अच्छे, अच्छी बात है। आपके अभी आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो, राइट? तो जैसे सीटिंग मतलब जो पर रूम कितने जन को रहने देते हैं? सर हॉस्टल में जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो एक रूम में जो है आप 3 सीटर रहते हो, और सेकेंड ईयर में जब आप जाते हो तो एक रूम में 2 सीटर रहते हैं आप। तो इट्स एग्जैक्टली हम्म। सिमिलर टू आरआई भुवनेश्वर। आरआई हाँ। भुवनेश्वर में भी यही चीज होता है। फर्स्ट ईयर में आप 3 सीटर में रहेंगे, सेकंड ईयर में 2 सीटर में जाते हैं। भुवनेश्वर में भी यही चीज है बीएड के लिए। हम्म। इंटीग्रेटेड के लिए प्रशांत सर, हमारे टाइम में और जैसा था कि थर्ड थर्ड ईयर तक हम लोग 3-3 रहते थे, फोर्थ ईयर में हम लोग 2 रहते थे। अभी अभी सर क्या ऐसा है कि सिस्टम? फर्स्ट सेकेंड ईयर 3-3 रहते हैं, और थर्ड फोर्थ ईयर 2-2 रहते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, हम आरआई भोपाल की तरफ फिर से आते हैं। और तो आरआई भोपाल में डीएम स्कूल भी होगा एक, राइट? हम्म। यस सर, या डीएमएस भी है। अच्छा, तो आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो आपका कुछ प्रोग्राम हुआ है, स्कूल एक्सपोजर प्रोग्राम टाइप का कुछ, मल्टीकल्चरल? सर हाँ सर, हमें 2 वीक्स के लिए जो है स्कूल अटैचमेंट प्रोग्राम में हम्म। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे होता है और सब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया था कि एज अ टीचर जो है आपको किस एनवायरनमेंट में काम करना है। क्योंकि अभी तक हम स्कूल नहीं गए थे, ऐसा नहीं है, हम स्कूल गए थे पर हम एज अ स्टूडेंट गए थे। पर अब जब हम स्कूल गए थे हम एज अ टीचर बन के गए थे, और हमने सारी चीजें देखी कि बच्चों को कैसे पढ़ाना होता है, कैसे असेंबली होती है, कैसे जो है सारा असेसमेंट होता है। इसके अलावा आजकल जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, तो उसको सिलेबस में कैसे इंक्लूड किया है।
और जो हम टीचिंग मैगजीन्स देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्लेइंग और बाकी सारी चीजें, तो वो जो है हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज जो है उसको प्रैक्टिकली कैसे वो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें 2 वीक का टाइम मिला था, जिसमें हम लोग 2 स्कूल गए थे और वहां पर हमने सारी चीजें जो है देखी, ऑब्जर्व करी और उस पे अपना रिपोर्ट प्रिपेयर किया था। राइट, तो ये जो 2 वीक का स्कूल अटैचमेंट प्रोग्राम है, आरआई भुवनेश्वर में इसको स्कूल एक्सपोजर प्रोग्राम बोलते हैं। इसका और दूसरा भी नाम है मल्टीकल्चरल प्लेसमेंट प्रोग्राम। आप कौन कौन से एक ही स्कूल में गए थे या अलग अलग स्कूल में गए थे? सर हम 2 स्कूल में गए थे। जो मेरा पहला स्कूल था वो सरस्वती शिशु मंदिर था और दूसरा स्कूल जो था वो 25 बटालियन था, जो कि गवर्नमेंट स्कूल है। राइट, वो अच्छा। भुवनेश्वर में भी ऐसा ही होता है, मतलब मल्टी कल्चरल होता है, अलग अलग कल्चर के स्कूल। शिशु मंदिर हो गया तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट या फिर उसका लाइक अलग सिस्टम रहता है शिशु मंदिर का, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग सिस्टम रहता है। राइट, और आपका जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका होगा इंटर्नशिप 4 महीने का, राइट? 4 महीने का यस सर। इंटर्नशिप होता है, यस। उसके वहाँ बाद पे फिर कहाँ पे गए आपका थे? सर हमारे सीनियर्स को जो है जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय हुँ, विद्यालय और गवर्नमेंट स्कूल का काफ़ी बच्चों को जो है मिला है। अच्छा, अच्छा, ओके। मतलब मल्टीपल भेजते हैं, आरए भुवनेश्वर में ओनली हाँ, खाली हमारे में सिर्फ़ जेएनवी भेजते जेएनवी हैं, भेजा है। राइट? तो हुँ, डेफिनेटली अच्छी बात है, मतलब ये कोई कोई पर्टिकुलर ईयर के बच्चों को भेजते होंगे, जैसे टू ईयर बीएड वालों को शायद जेएनवी भेजते होंगे, राइट? क्या ऐसे मिक्स्ड भेजते हैं? सर एक लिस्ट आती है, उसमें हुँ, जहाँ-जहाँ से हमें परमिशन मिलता है, उसमें मैक्सिमम वही होता है, हाँ, हमारा जेएनवी और केवीएस। 1-2 गवर्नमेंट स्कूल हुआ तो हुआ, नहीं तो मैक्सिमम जो है वही होता है। और फिर मतलब बच्चे या तो फिर खुद के कन्वीनियंस के हिसाब से या तो फिर टीचर्स जो ग्रुप बनाते हैं, उस हिसाब से जो है हमें इंटर्नशिप पर भेजा जाता है। अच्छा, अच्छा, तो राइट, बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद आएगा आपका कैंपस प्लेसमेंट, राइट? तो कैंपस प्लेसमेंट तो मार्च अप्रैल के महीने में होगा। तो अभी तो आप फर्स्ट ईयर हो, तो आप जो है नेक्स्ट ईयर में बैठ पाओगे, राइट? 2026 में आप पास आउट होगे, राइट? यस सर। हुँ, ओके, तो ठीक है, तो हम डेफिनेटली विजिट करेंगे आरआई भोपाल को, और वहाँ पे मिलेंगे और भी बच्चों के साथ। और बाकी बच्चों का देखो, मेरे पास एक्चुअली लिस्ट है सारे बच्चों का जिनको सिलेक्शन मिला है, बट मैं जो बच्चा छुपना चाहता है कि नहीं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मुझे उनसे लाइक मैं क्या ही बोलूं। अगर कुछ किसी को बोलने में मतलब ये लग रहा है ना, तो फिर ठीक है, जो मिलेगा मिलेगा। जैसे इस बार भी हम लोग गए थे भुवनेश्वर, आरआई भुवनेश्वर, कुछ बच्चे तो नहीं थे, जनरली नहीं मिल पाए। एक दो बच्चे शायद कुछ और काम में गए थे, वो नहीं मिले। तो हमारा काम है, हम विजिट करेंगे, राइट? वो कौन कोई मिलेगा हुँ, नहीं मिलेगा, इट्स डेफिनेटली लाइक जैसी बात ऐसी है ना कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो देखो तुम हमसे पढ़े हो, तुम आओ। तो रेस्पेक्ट है, हाँ, देने एग्ज़ैक्टली का मन करे, रेस्पेक्ट दो, क्योंकि रेस्पेक्ट ऐसा चीज है कि माँगा नहीं डेफिनेटली जाता हमको है। में भी और मेहनत करना पड़ेगा, वी ताकि हम उसको अर्न कर सके। हम तो किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली जो बच्चे हमारे हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मिलने जाएंगे, और जो बच्चे मिलना चाहते हैं उनसे भी हम लोग मिलेंगे, ठीक है? तो एनीवे ठीक है। और भी कुछ अगर आप बताना चाहें, जैसे कि आपने स्टडी मेटल के बारे में बता दिया, अभी मैं और क्या पूछूं? जैसे मेरे टेबल पे ये बुक हमेशा रहता है, क्योंकि मेरे द्वारा ही बनाया गया बुक है, तो हमेशा तो मैं इसको रेफर करता हूँ पढ़ाने के लिए। कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो करते रहते हैं, ठीक है? और आपके पास देख तो मैं और स्टडी मेटल के बारे में आपको क्या बोलूंगा। अच्छा, एक चीज मैं पूछूंगा कि रीजनिंग तो प्रशांत सर सब कुछ जो है आपको पीडीएफ पीपीटी से प्रोवाइड करते थे, तो बुक कुछ काम में आया कि नहीं आया, रीजनिंग का बुक? अ, सर रीजनिंग का बुक बहुत काम का है, वो मेरे पास अभी भी है। ऐसा नहीं है कि सर का केवल सॉफ्ट मटेरियल ही काफी था। आरआई की प्रिपरेशन के लिए ये स्टडी मटेरियल बना है, ये तो सही बात है। पर केवल आरआई की प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल बना है ये बोलना गलत होगा, क्योंकि इसमें जो है नोट्स जो है वो बहुत ही टू द पॉइंट और एग्जैक्ट चीज लिखी है, जो कि आपको आगे बहुत काम आएगी। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा बुक है, इसमें ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है ना, इससे मतलब जब हम बीएड का सिलेबस देखते हैं तो काफी चीजें इसमें अवेलेबल है जो आपको हेल्प करेगी। मतलब ऐसे नहीं कि आरआई के एग्जाम के ही लिए, पर बीएड में भी आपको हेल्प करेगी। और रीजनिंग में जैसा कि सर आपने पूछा, तो जो सर क्लास में पढ़ाते थे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे वहाँ बुक में। इसके अलावा टॉपिक वाइज कुछ ट्रिक्स दी है, कुछ चीजें होती है जो हम
क्लास में समझ पाते हैं, पर उसके बाद में हमें रिवीजन भी चाहिए होता है। तो फटाफट उस चीज को उतना ही पढ़ने के लिए उसमें ट्रिक्स भी दी है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है, और पीवाईक्यूज के क्वेश्चन भी दिए हैं, टॉपिक वाइज दिए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसे इतना ढूंढना पड़ेगा कि पिछले साल इस टॉपिक से इतना कितना क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन बना था, क्या पैटर्न था। और अगर हमें वो सब समझना है तो केवल टॉपिक खोला और बस हम सॉल्व करने लगे क्वेश्चंस, तो हमारे प्रीवियस ईयर भी सॉल्व हो गए, प्लस हमारा टॉपिक का प्रैक्टिस भी हो गया और ट्रिक्स की ट्रिक्स भी आ गई। डेफिनेटली। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है नीचे की मल्टीपल एग्जाम के लिए काम में आता है, दैट इज वो तो हमने सोच के लिखा है, बट आप जब एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो चीज बताते हो, तो हमको वो चीज जो है लाइक क्या बोलते हैं, एक तरह से वो लाइक कंफर्मेशन है फ्रॉम ए जेन्युइन स्टूडेंट। तो एंड अबाउट इंग्लिश, अभिजीत सर, सर इंग्लिश। अभिजीत सर के बारे में बोलो, मतलब इंग्लिश एंड अभिजीत सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। Like, अभी तो नहीं, अभी तो क्लास कर रहे हैं अभिजीत सर, ठीक है, राइट, बोलो। हम उनका क्लास चल रहे हैं तो उनको लिंक भेजे होते। यस, बताओ इंग्लिश का प्रिपरेशन के बारे में। सर इंग्लिश में मैंने आरआई की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो क्लास लिया था वो, उस क्लास में सर जो है हमें बता रहे थे कि पैसेज कैसे सॉल्व करना है। तो वहां से मेरा इंग्लिश का क्लासेस स्टार्ट हुआ था। वहां से लेकर के जो लास्ट तक था, सर इतना क्लियरली और इतना डिटेल में सब कुछ बहुत अच्छे से समझाते थे ना कि एक डाउट नहीं रहता था इंसान का। अगर वो शांति से बस एक वीडियो भी देख लेना तो उसको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाएगा। इसके अलावा जब आपका प्रैक्टिस की चीज रहती है, तो प्रैक्टिस के लिए बुक में इतने सारे क्वेश्चंस दिए हैं ना कि ये बुक मोर देन इनफ है। और टॉपिक वाइज दिए हैं, और जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, आपने सर को तो भेज दिया, पर आपको फिर भी उसका एक शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो जहाँ आंसर की दिए है वहां पे टॉपिक में जो है आपको उसका शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन दिया है, हिंट की तरह दिया है कई बार उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया है कि क्यों जो है ऑप्शन ए नहीं होगा या क्यों ऑप्शन बी ही जो है वो सही है, उसका रीजन दिया है। तो इंग्लिश में कई बार ऐसा डाउट होता है क्योंकि हम इंग्लिश जो बोलते हैं या जो सुनते हैं, और जो इंग्लिश के रूल्स हैं वो रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। कई बार हम गलत बोलते हैं या गलत सुन भी लेते हैं, पर रूल्स के हिसाब से तो वो आंसर अलग होता है ना। तो वो चीज़ जो है हमें इंग्लिश की बुक में देखने को मिली। और सर ने भी जो है कई बार ऐसा लगता था कि नहीं सर वॉज क्यों आ रहा है, वर क्यों नहीं आ रहा है। तो हम बहुत सिली मिस्टेक भी करते थे, तो सर हमें बताते थे कि अच्छा यहाँ सिंगुलर के लिए ये लग रहा है, प्लूरल के लिए ये लग रहा है, या जो जो भी हमारा मतलब फालतू सब, सर उस टॉपिक को शुरू से बताते थे। तो इंग्लिश में तो सर ने ही इतना ज़्यादा अच्छे से समझा दिया था ना कि डबल आपको मतलब खुद की तरफ से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, बस आपको क्वेश्चन उठाना है और प्रैक्टिस करना है। राइट। और टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक के बारे में अगर शॉर्ट में बताओ तो क्या बताओगे आप, क्या लाइक आपको क्या यूनिक लगा या क्या ये लगा? कुछ तो आपने बता दिया ऑलरेडी। सर टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, उसमें सर्च किया। ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें आपको सारे टॉपिक्स जो है शॉर्ट एंड स्वीट समझ में आए ऐसी लैंग्वेज में मिल जाए। हर टॉपिक को हर बुक में अलग-अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो इस बुक की जो खासियत है वो यही है कि सबसे पहले तो ये बुक ना एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल के हिसाब से बनी है कि अगर आपको पेडागोजी का पी भी नहीं आता है ना, तो अगर आप इस बुक को थोड़ा सा हम्म। पढ़ भी लेंगे या अच्छे से समझेंगे भी ना, तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा कि टीचिंग क्या है, एप्टीट्यूड क्या है। फिर वहां से थोड़ा आपको थ्योरी, टीचिंग स्टाइल्स और जो भी हमारा एडवांस लेवल का है वो सारा चीजें समझ में आएगी। और सबसे अच्छा जो मुझे इस बुक के बारे में लगा वो थे लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे टॉपिक वन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई थिंक 100-150 क्वेश्चंस हैं। तो आपने अगर वो 100-150 क्वेश्चंस कर लिए ना एक टॉपिक से रिलेटेड, तो पहले तो आपको वो टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रह भी जाता है, तो क्लासेस इतने अच्छे से हो रही थी कि कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। और सर इसके अलावा आपने प्रैक्टिकली इसके एग्जांपल्स के साथ इतना अच्छे से समझाया था ना कि केस स्टडीज वगैरह में कोई ऐसे दिक्कत आई नहीं मुझे। और जो चीज स्टैटिक है जैसे कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, वो सारे इसमें बहुत अच्छे से कंक्लूजन में जो है चीजें समझाई है। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि कहीं पर मटेरियल ढूंढना नहीं पड़ता। मैं मटेरियल अपना जो है यहाँ पर बीएड कर रही हूँ फिर भी लेकर आई हूँ।
कि कभी भी नोट्स की ज़रूरत होती है तो बस खोल के देखा, पढ़ लिया, एक बार रिवाइज़ कर लिया, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग अस द क्वालिटी मटेरियल। थैंक यू वर्तिका। तो अभी जो बच्चे, जैसे अभी फरवरी का महीना स्टार्ट हो जाएगा, अभी जो बच्चे प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं उनको आप डेफिनेटली बेहतर गाइडेंस दे सकते हो, बिकॉज आपने जस्ट 2 महीने का प्रिपरेशन किया। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जो अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा कॉलेज चुना है, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म चुना है, मेहनत करिए, आपके पास बहुत अच्छा गाइडेंस रहेगा। बस जो सर कह रहे हैं, जो सर बता रहे हैं, उसको फ़ॉलो कीजिए। इसके अलावा आप अपनी पर्सनली भी जो है मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि क्लास ले लिया हो गया। आप रिवीजन कीजिए। जितना हो सके आप रिवीजन करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप क्वेश्चंस कितना ही ट्रिकी हो, कितना ही घुमा के पूछे, आप आसानी से कर लेंगे। सर जो है बिल्कुल सीक्वेंस में आपका सिलेबस कराएँगे। आपका सिलेबस जो है, जो कि आपका एकदम स्टार्टिंग है तो एटलीस्ट और लास्ट में आपके 2-3 महीने जो बचेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से आपकी डाउट क्लासेस होगी, रिवीजन होंगे, टेस्ट होंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना। बस जो होमवर्क मिल रहा है उसको करो, नोट्स बनाओ, जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको सॉल्व करो, रिवीजन करो और बस यू आर वेलकम इन आरआई। चलो, थैंक यू सो मच। मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड अगेन मैं आपसे सॉरी कहूंगा कि हमने इतना दिन मतलब इंटरव्यू नहीं ले पाए, बिकॉज दूसरा मटेरियल कॉलेज कोर्सेज के थ्रू इतना बिजी रह गए, प्लस अपना वेबसाइट डिजाइन के लिए, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। देखो आपने जो बात बताई ना, अब मैं दूसरा जो बुक में अभी मैं हम लोग बना रहे हैं, एनसीईटी का मटेरियल बना रहे हैं, वो मोटिवेशन मिलेगा हमको कि और अच्छे से बनाएं। और आपने जैसे मतलब आपकी जैसे नेक्स्ट भी जो बच्चे निकल के आएंगे, वो भी जब इस चीज का तारीफ करेंगे, तो वही हमारा जो मतलब 5 महीना 6 महीना से लगे हुए हैं मटेरियल बनाने के लिए, वो जो है सार्थक होगा वो काम। ठीक है। तो थैंक यू वर्तिका। वर्तिका साकले हमारे जो है आरआई भोपाल के बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। एंड आप मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, राइट, बेसिकली? यस सर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? सर मैं मध्य प्रदेश खंडवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, राइट। मैं तो अभी आपका एड्रेस देख रहा था वैसे, लेकिन मतलब कि हर एक बच्चा आरआई में जा सकता है अगर उसका अप्रोच सही रहेगा। और आप एक उसका एक एग्जाम्पल हैं। किसी को भी अगर एक फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है तो कभी भी डिसअटेंड नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू प्रिपरेशन करो। बस मैं वही बोलूंगा कि आप कहीं भी प्रिपेयर करो, लेकिन आपका डायरेक्शन सही रहना चाहिए। आप जो है उस चीज को ट्रस्ट कर पा रहे हो तो स्टिक टू रहो अप टू एग्जाम डेट तक। रिजल्ट डेफिनेटली इस चीज का मिलेंगे। तो वर्तिका, डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी। प्रशांत सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप? माइक माइक ऑफ है आपका। I'm living close to Bhopal and MP, so make a quick plan and we will meet RI Bhopal. Baki, all the best to you. Baki, as I said earlier, कि whatever future help you will need in whatever uh, uh, way we can do, we are available for you people. कोई दिक्कत नहीं है. बाकी keep the good work on and all the best for your future. Thank you. थैंक यू एंड सो हम मच सर। जाएंगे, एमपी जाएंगे तो मतलब भोपाल जाएंगे तो आसपास के जो टूरिस्ट स्पॉट वगैरह है आपसे ही पूछेंगे, क्योंकि आप एमपी से बिल्कुल हो। सर। कहाँ कहाँ, क्योंकि हम 2-3 दिन स्टे करेंगे डेफिनेटली। श्योर सर। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और आप जो है मतलब बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे। आपका डाइवर्स फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस डेफिनेटली काफी लोगों को पसंद आएगा, आई होप। तो ठीक है, थैंक यू सो मच वर्तिका। थैंक यू फॉर दिस थैंक यू इंटरव्यू। सो मच ओके, सर। अगेन वी विल इंटरेक्ट, स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे। आज तो स्टूडेंट क्लास चल रहा है, स्टूडेंट्स के साथ भी एक दिन बात करेंगे। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तब भी बताना। थैंक यू सो मच वर्तिका। गुड नाइट। थैंक यू Good सर। night.